हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हम पेपर 7 पर बात कर रहे हैं। पेपर 7 में हमने लास्ट टॉपिक पे बात की थी CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रोहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की थी। आज हम बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है, हम क्यों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है, कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया में व्यापक और सतत मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है या इसको अपनाने के क्या उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा पेपर 7 से है, क्योंकि हो सकता है आपसे 10 नंबर में ये आ जाए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, या आपसे केवल CCE पूछेगा तो आप उसमें क्या करेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को बताएंगे, उसके अर्थ, उसका परिभाषा, उसके बारे में आप इसको बताएंगे। इसमें 3 चीजें शामिल है, तो आप C यानी कि कंटिन्यूअस का अलग बताएंगे कि सतत मूल्यांकन क्या है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक मूल्यांकन क्या है, फिर E यानी कि इवैल्यूएशन को आप डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, उसके अर्थ को समझाते हुए आपको CCE तीनों चीजें बताई थी, आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद आपको उसके उद्देश्य भी बताने होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कह रहे हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना, यानी कि विभिन्न विषयों में, यानी कि जितने भी बच्चे कक्षा में हैं उन बच्चों के विभिन्न प्रकार के विषय, एकीकृत पाठ्यक्रम आजकल उपयोग कर रहे हैं हम। ठीक है, विभिन्न प्रकार के विषयों को अगर पढ़ा रहे हैं तो उन विषयों की जितने भी सब्जेक्ट है उनकी प्रगति, यानी कि कक्षा में शैक्षणिक कार्य की प्रगति क्या है, तो किसके द्वारा हम जांचेंगे, वह अगर उस प्रगति को जानना है या जांचना है तो क्या करेंगे, हम इवैल्यूएशन करेंगे यानी कि मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है विभिन्न विषयों में निश्चित समय में उपरांत बच्चों की प्रगति जानना। ठीक है, फिर दूसरा कह रहे हैं दोस्तों, बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना। अब इसमें बच्चे के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना, यानी कि बच्चा जिस कार्य को सीख रहा है, अनुभव कर रहा है, अनुभव करने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जैसे कि किसी कार्य को वह नहीं जानता है करना, ठीक है, अब उस कार्य को वह करेगा, जब कर लेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। पहले जिस कार्य को नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो उसे नहीं आता था, लेकिन उसने किया, अनुभव किया और उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो सतत व्यापक मूल्यांकन का यहाँ पर उद्देश्य है बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना। सतत में हम क्या करते हैं, नियमित मूल्यांकन करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या रहती है दोस्तों, हमारी प्रगति की प्रक्रिया बेहतर होती है। और व्यापक मूल्यांकन में क्या रहता है, बच्चे से संबंधित शैक्षणिक सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है, जिसमें सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, भावनात्मक विकास, सारे विकास हमारे या कौशल हमारे जितने भी हैं, अनुकूलित कौशल जो हैं, सभी विकास सभी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। ठीक है, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास हो गया हमारा, ठीक है, भावनात्मक विकास हो गया। तो वे सभी विकास हमारे परिवर्तन किससे पता चलता है, हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से पता चलता है। तीसरा उद्देश्य है दोस्तों, बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का पता लगाना, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, जब हम किसी बच्चे को कुछ भी शैक्षणिक कार्यक्रम या शैक्षणिक कार्यक्रम, कोई भी क्रिएटिविटी या कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, सिखा रहे हैं दोस्तों, तो क्या है, हम बच्चे के व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का पता लगाना, यानी कि हमें पता चल जाएगा उस बच्चे के साथ कार्य करने से उसकी प्रगति जो आएगी, उसका निष्पादन जो होगा, परफॉर्मेंस जो होगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको गेस कर लेंगे कि बच्चे की व्यक्तिगत विशेष जरूरतों का, उसकी जरूरत क्या है और क्या परेशानी है, उसको कहाँ पर उसके साथ ज्यादा काम करना है, या बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, किससे पता चलेगा, ये सब हमें व्यापक और सतत मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद चौथा उद्देश्य है दोस्तों, अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने की योजना बनाना, यानी कि कह रहे हैं अधिक उपयुक्त, यानी कि ऐसी शैक्षणिक या शैक्षणिक प्रक्रिया के लिए अधिक उपयुक्त तरीके के आधार पर, यानी कि जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उपयुक्त हो, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो, उनके आधार पर अध्यापन के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए या सीखने के लिए, सिखाने के लिए, शैक्षणिक कार्य में या शैक्षणिक कार्य में
अध्यापन और सीखने की योजना बनाना सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, पांचवा उद्देश्य कह रहे हैं कोई बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसकी किसी क्षेत्र में विशेष रुचि है, वह क्या करना चाहता है, क्या नहीं, इन सभी को जानने में मदद करता है। कैसे मदद करता है दोस्तों, देखिए अगर कोई बच्चा है उसको ड्राइंग पसंद है, ठीक है, किसी को मैथमेटिक्स पसंद है, किसी को केमिस्ट्री यानी कि साइंस पसंद है, ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, बच्चे के साथ जब कार्य करेंगे उसके जिस सब्जेक्ट में अच्छा प्रगति रहा या अच्छे उसके अंक प्रतिशत प्राप्त करे उसने, या अच्छी उपलब्धि जिस क्षेत्र में या जिस कौशल में हमें दिखाई देगी, उससे हमें क्या पता चल जाएगा मूल्यांकन के बाद कि बच्चे का जो एक विशेष क्षेत्र है जिसमें बच्चे की बहुत ज्यादा रुचि है या उसका इंटरेस्ट है और वह उसी को करना चाहता है, अन्य विषयों में नहीं हो रहा है यानी कि उसको वह नहीं करना चाहता है। इससे हमें क्या पता चलेगा मूल्यांकन करने के बाद कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, उसकी किस क्षेत्र में रुचि है, तो उस क्षेत्र को हमें पता चल जाएगा, ठीक है, क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है। इस सभी जानने में सतत और व्यापक मूल्यांकन मदद करता है, क्योंकि दोस्तों सतत में क्या है, ज्यादातर हमारे विषय आधारित मूल्यांकन होते हैं, पाठ्य आधारित मूल्यांकन होते हैं, शैक्षणिक मूल्यांकन होते हैं, लेकिन व्यापक मूल्यांकन में हमारी शैक्षणिक सारी क्रियाएं आ जाती है, शैक्षणिक क्षेत्र भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, उसकी किसी विशेष क्षेत्र में रुचि है, वह क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करता है, इसमें शिक्षकों को मदद करता है, ठीक। उसके बाद है दोस्तों, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। किस तरीके से बेहतर बनाता है, देखिए दोस्तों, कक्षा में जब हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, फिर क्या होता है कि अगर हम बात करें कि बच्चों की सतत प्रक्रिया चल रही है, हमने पढ़ाया और तुरंत उनसे पूछ लिया कि जो मैंने आपको पढ़ाया है किस पाठ से है, या इस प्रश्न का क्या उत्तर है, तो बच्चे उस टाइम क्या होते हैं दोस्तों, एक्टिव होते हैं, तो वे उस चीज का उत्तर दे देते हैं। लेकिन जब वे सोचकर उत्तर देते हैं तो क्या करते हैं, वे उन्होंने सुना हुआ और समझा हुआ अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो बच्चों के वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और बच्चे क्या कर लेते हैं, उसको याद यानी कि उसको समझ लेते हैं, अर्थपूर्ण तरीके से उसे समझ लेते हैं, जिससे क्या होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया बेहतर हो जाती है। अगर यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो कक्षा में अगर व्यापक मूल्यांकन हो रहा है, शैक्षणिक से संबंध हो रहा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उसमें हम पर्यावरण को इंक्लूड करेंगे, बच्चों के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कक्षा में, जिससे क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया बेहतर बनेगी, ठीक। उसके बाद है दोस्तों, कक्षा की प्रगति के प्रमाण तय कर पाना, जिन्हें अभिभावकों और दूसरों तक संप्रेषित किया जा सके। यानी कि मूल्यांकन क्या है दोस्तों, मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है कि कक्षा के किस बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, उसको क्या करते हैं, प्रगति के प्रमाण पत्र, जिसे हम रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं ना, रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है, या एक रिजल्ट टाइप का जिसे बोलते हैं, जिन्हें क्या अभिभावकों को और दूसरों तक संप्रेषित किया जा सके, यानी कि दूसरों तक पहुंचाया जा सके और बच्चे के उपलब्धि के बारे में जान सके। व्यापक और सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, बच्चों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय व दबाव को दूर करना और उन्हें स्वयंकलन हेतु प्रोत्साहित करना। देखिए, अगर बच्चे के साथ सतत और व्यापक मूल्यांकन की दोनों प्रक्रिया कक्षा कक्ष की शिक्षण प्रक्रिया में चल रही है, तो बच्चों को परीक्षाओं का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता होगा, जब नियमित निरंतर मूल्यांकन होगा तो उन्हें पता होगा हमने क्या पढ़ना है, कितना परीक्षा में पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो उनकी एक हैबिट हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज से, और इसके कारण जो बच्चों पर पढ़ने वाला दबाव है पढ़ाई लिखाई का या परीक्षा का, वो कम हो जाएगा, उनका डर कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा दोस्तों, सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे बच्चे की, कल भी टेस्ट होगा या परसों हमारा पेपर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग से वे पढ़ना शुरू कर देंगे, जिसमें क्या होगा, उन्हें स्वाकलन हेतु प्रोत्साहन मिलेगा उन्हें, ठीक है, यानी कि स्वयं से स्टडी करेंगे और मोटिवेट भी रहेंगे, या किसी भी पेपर के लिए प्रिपेयर रहेंगे वो, ठीक। फिर कह रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक बच्चे को सीखने और विकास में मदद करना, सृजनशीलता को बढ़ावा देना। यानी कि ये कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को सीखने में और विकास में, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में मदद करना और सृजनशीलता को बढ़ाना। क्यों कह रहे हैं,
प्रत्येक बच्चे के साथ अगर सतत और व्यापक मूल्यांकन चल रहा है, जैसे कि सभी पता है सतत मूल्यांकन ज्यादातर विषय आधारित पाठ आधारित होता है, लेकिन जहां हम बात करें व्यापक मूल्यांकन की तो वहां हमारे शैक्षणिक यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज भी उसमें मिक्स हो जाती हैं, जिसमें बच्चे हमारे डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कटिंग, पेस्टिंग ये सारी चीजें करते हैं। तो उसमें अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उनका एग्जाम चल रहा है या किसी क्रिएटिविटी एक्टिविटी को करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चों में क्यूरियोसिटी आएगी और सृजनशीलता को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद इनका उद्देश्य है मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाना। क्यों बनाना? ताकि कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके, विकास को बढ़ावा मिले और सृजनात्मक विकास हो। यानी कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया को अनिवार्य हिस्सा बनाना। सीखने, अधिगम का मतलब होता है सीखना, जिससे क्या हो, बच्चे जब तक बच्चे कुछ भी कार्य सीख रहे हैं, अगर उनको ये पता ना चले ये अच्छा है या बुरा है, जो किया गया है वे अच्छा है या बुरा है, क्या वे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जब तक उन्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन का ज्ञात नहीं होगा तब तक वे क्या सीखेंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा वे अच्छा सीख रहे हैं या बुरा सीख रहे हैं। तभी कह रहे हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाना। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों शिक्षण प्रगति का पता लगाना, ठीक है, और सुधार के लिए उपचारात्मक कार्य योजना बनाना। इसमें देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कही है। शिक्षण प्रगति का पता तो हम लगाते हैं जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कितना इन्होंने प्राप्त करा, कितना इन्होंने करा, कैसे सीखा। अब बात आती है कि जो नहीं सीखा बच्चे ने, कहीं उसको परेशानी आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, हो सकता है टीचर की टेक्निक गलत हो या शिक्षण विधियां जो उपयोग की है वो गलत हो या बच्चे के करने का तरीका सही नहीं है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सुधार प्रक्रिया कर उसका उपचारात्मक कार्य योजना बनाएंगे। ये व्यापक और सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है। फिर कह रहे हैं दोस्तों बच्चों पर तनाव को कम करने में मदद करना, सीखने की प्रक्रिया में रुचि पैदा करना। जब बच्चों के तनाव कम होगा, माइंड फ्री होकर पढ़ेंगे, ठीक है, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें रुचि पैदा करना सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है दोस्तों। तो अगर 10 नंबर में ये क्वेश्चन आपको आता है दोस्तों डीएड एग्जाम में पेपर 7 में, तो आप क्या करेंगे, सतत मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में बताएंगे, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, CCE यानी कि सतत, व्यापक और मूल्यांकन, तीनों को आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप उसके बारे में करने के बाद इसके उद्देश्यों को बताएंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। अगर 5 नंबर में आए तो इतना कर देना, अगर 10 नंबर में आता है तो प्रत्येक उद्देश्य को आप 2-2, 3-3 लाइनों में बढ़ाकर विस्तृत करके लिखना है। दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि मैम HI की क्लास, देखिए दोस्तों मैं ऑलरेडी क्या है कि MR में स्पेशलाइज्ड हूँ, तो मैं केवल आपके MR के कोर्स को यानी कि ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो लोग हमारे दोस्त डीएड कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, उन्हीं का मैं कोर्स कंप्लीट कराऊंगी। HI वालों का ऐसा है, अगर आपको कोई भी टॉपिक संबंधित लग रहा है तो कोई टॉपिक भी ऐसा नहीं है कि जो HI में पूछा गया है और जो ID में पूछा गया है, अगर टॉपिक सेम है तो उसका आंसर भी सेम होगा, अलग नहीं होगा। लेकिन एक आपका जो ट्रेड HI है तो वो थोड़ा अलग हो रहा है दोस्तों, उसको मैं नहीं करा पाऊंगी, केवल ID वालों के लिए ही मैं आपको सब्जेक्ट और क्लासेस वाइज आपको बता पाऊंगी एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। कोई क्वेश्चन है तो एक बार आप क्वेश्चन में क्या किया करें, क्वेश्चन जब आप देते हैं मुझे पेपर का नाम और टॉपिक लिख के भेजा करें। थैंक यू।